हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल जीके जीएसएस में स्वागत है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं। उसके साथ ही साथ नेट एग्ज़ाम के लिए जो यूजीसी नेट कराता है, यूजीसी कराता है, और उसके साथ साथ जीआईसी एग्ज़ाम आपका है, और सभी जो टीचर से संबंधित नौकरी हैं, जॉब हैं, उनके लिए आता है। उसके साथ ही साथ अन्य जो सारे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपका यूपीपीएससी कराता हो या कोई भी कराता हो, तो उसमें आपके इसके लिए इम्पोर्टेंट है संघ लोक सेवा आयोग। तो सारी डिटेल इसके बारे में बताएंगे, और बहुत ज़्यादा विस्तृत न करते हुए, लेकिन इसमें से आपके सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, सारे के सारे फंसेंगे। चाहे आप एमसीक्यू करके देखिए, चाहे जैसे करके देखिए, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो एग्ज़ाम में आए हैं क्वेश्चन, उनसे करके देखिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले इसमें संघ लोक सेवा आयोग पूछा जा सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख कहाँ किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख आपके संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में किया गया है। 315 से 323 में इसका कार्यकाल, इसका गठन, तो इन सब चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक जितने भी संघ लोक सेवा आयोग से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में। फिर पूछा जाता है कि कैसा निकाय है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब इसका संविधान में उल्लेख किया गया है। संविधान में इसका भाग 14 315 से 323 तक उल्लेख किया गया, इसलिए यह संवैधानिक निकाय है। एक होता है संवैधानिक निकाय, एक होता है संविधिक निकाय। तो संविधिक निकाय जो होता है वो अधिनियम के माध्यम से सम्मिलित किया जाता है। संविधिक निकाय कोई अधिनियम बना के सम्मिलित किया जाता है। संवैधानिक निकाय जो होता है, या तो संविधान में शुरू से ही उसका उपबंध किया रहता है, या तो फिर उसका उपबंध किसी संविधान संशोधन के माध्यम से किया जाता है। तो जब संविधान संशोधन के माध्यम से किया जाएगा तो वह भी क्या होगा, वह भी संवैधानिक निकाय आपका होता है। अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं कि संरचना क्या है, संघ लोक सेवा आयोग की संरचना क्या है। तो संघ लोक सेवा में एक अध्यक्ष होते हैं तथा अन्य सदस्य होते हैं। इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको दिया गया है, राष्ट्रपति का। लेकिन संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसका उल्लेख बिल्कुल नहीं किया गया संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। केवल एक अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, लेकिन इसमें सदस्य की संख्या का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। हम आपसे फिर से बता देते हैं, संविधान में सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया कि अध्यक्ष और सदस्य को मिला के कितनी संख्या होती है। अमूमन देखा गया है कि 9 से 11 ही होती है। योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है कि इनकी क्या योग्यता होगी। कोई संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य बनेगा उसकी क्या योग्यता होगी, ये भी निर्धारित नहीं किया गया इसमें। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें लिखा है आधे से अधिक सदस्य भारत सरकार के अधीन 10 वर्ष कार्य का अनुभव। आधे से अधिक सदस्य जो इसमें सम्मिलित होंगे वो भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन क्या कर रहे हो, 10 वर्ष तक पद पर कार्य किया हो। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदों पर कार्य किया हो तो उन्हें नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि उनको अनुभव रहता है। उसके बाद है कार्यकाल इनका कितना होता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आपका पहले हो। तो अगर 6 वर्ष पहले हो जाता है, जैसे 58 साल में या 55 साल में उनकी नियुक्ति की गई, तो 6 वर्ष अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन यदि उनकी 62 या 63 साल में या 64 साल में नियुक्ति की गई, तो 65 वर्ष जैसे उनकी आयु समाप्त होगी वो रिटायर हो जाएंगे। तो इनका कार्यकाल इसीलिए कहा गया कि इनका कार्यकाल जो होगा वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा, जो भी पहले आए। फिर उसके बाद है कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यवाहक अध्यक्ष पद की नियुक्ति कब की जाती है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष पद की राष्ट्रपति नियुक्ति तब कर सकता है जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो और वह काम में अनुपस्थित हो, तो उस समय कार्यवाहक अध्यक्ष पद की नियुक्ति की जा सकती है। जैसे उसका पद खाली हो गया, उस समय उसकी नियुक्ति न हुई हो और काम में वो ना आ रहा है, वो अपने काम पर अपने ऑफिस ना आ रहा हो, तो उस कंडीशन में कार्यवाहक अध्यक्ष पद की नियुक्ति की जा सकती है। निष्कासन की फिर बात करते हैं कि इनका निष्कासन कैसे किया जाता है। निष्कासन
तीन कंडीशन के आधार पर किया जा सकता है। दिवालिया हो गया हो, यदि वह दिवालिया हो गया है, कौन, अध्यक्ष या सदस्य जो है वो दिवालिया हो गया, तब उसका निष्कासन किया जा सकता है। या अलग से कहीं वेतन नियोजन कर रहा है, मतलब अलग से कहीं धन संचित कर रहा है, रुपए कमा रहा है किसी अन्य सोर्स से, तो उसको हटाया जा सकता है। और कदाचार के आधार पर, यदि कदाचार के आधार पर उसे हटाना है, दुराचार मतलब गलत आचरण पे, तो उसके लिए सर्वप्रथम जांच की जाएगी। किसके द्वारा? जांच उच्चतम न्यायालय को भेजी जाएगी। उच्चतम न्यायालय जांच करेगा। अगर वह पाता है कि हाँ उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है कदाचार का वो सही है, तो क्या किया जाएगा? जांच उच्चतम न्यायालय करेगा। फिर उसके बाद उसको बर्खास्त करने की परामर्श किसको देगा? राष्ट्रपति को परामर्श देगा कि आप इसे बर्खास्त कर दीजिए, अगर सही पाता है कदाचार के मामले को तो। अगर नहीं पाता है तो वो उसको समाप्त कर देगा। लेकिन अगर पाता है कि हाँ कदाचार के आधार पर ये दोषी पाया गया तो उसे बर्खास्त करने का राष्ट्रपति को परामर्श देगा। और राष्ट्रपति को दी गई सलाह, राष्ट्रपति को जो उच्चतम न्यायालय द्वारा सलाह दी जाएगी वह उसे मानने के लिए बाध्य होगा और उसे वैसा करना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं इनकी स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता में है इनकी पदावधि सुरक्षा, इनकी जो पद की अवधि है उसकी सुरक्षा इनको दी गई है। और नियुक्ति के बाद इनके वेतन में या भत्ते में किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अलाभकारी का मतलब रुपए को इनके कम नहीं किया जाएगा। लेकिन आगे है इसका कि कार्यकाल के बाद किसी नौकरी में नियोजन का पात्र नहीं होगा। कार्यकाल में जब ये अपना कार्यकाल समाप्त करेगा तो उसके बाद किसी नौकरी में नहीं कर सकता, क्योंकि अगर नौकरी का उसे लालच बाद में दिया गया कि हम आपको इस पद ए पद दे देंगे तो क्या करेगा? अपने कार्यों को ठीक ढंग से निर्वहन नहीं करेगा। और अगला पॉइंट जो है दूसरे कार्यकाल की नियुक्ति नहीं, मतलब इसको दूसरे कार्यकाल के लिए, अगले कार्यकाल के लिए पुनः इसी पद पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। केवल एक कार्यकाल के लिए ही ये संघ लोक सेवा आयोग के पद पर इसकी नियुक्ति की जाएगी। फिर हम आगे बात करते हैं इनके संबंध में कार्य क्या है, इसके कार्य क्या है। तो इसके कार्य जो हैं आप देखिए, ये क्या करता है? परीक्षाओं का आयोजन कराता है। जो आपकी यूपीएससी परीक्षा होती है किसकी, चाहे आपकी आईएएस की हो जाए जो अभी होगी मई जून में, और चाहे आपका एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, इन सब परीक्षाओं की जो आयोजन कराता है वो क्या कराता है? यही कराता है यूपीएससी। तो सीडीएस का एग्ज़ाम कराएगा और ईपीएफओ का कराता है, कई चीज़ों के ये एग्ज़ाम कराता है। फिर आगे हम देखते हैं कि क्या करता है ये संयुक्त भर्ती परीक्षाओं का भी आयोजन कराता है। संयुक्त भर्ती अगर कोई राज्य कहे तो 2 या 2 से अधिक राज्य जब अनुरोध करेंगे, उनके विधानमंडल द्वारा जब अनुरोध किया जाएगा कि आप एक संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन करिए, तो वैसी कंडीशन में यूपीएससी क्या करता है? संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है। उसके बाद ये क्या करता है कि हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को ही अपनी रिपोर्ट सौंपता है। पूछा जाएगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग है ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। हर वर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको पटल पर रखवाएगा, सदन की पटल पर रखवाता है। फिर आगे हम बात करते हैं किसकी? राज्य लोक सेवा आयोग। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपकी थी किससे? यूपीएससी से। और संविधान में एक चीज़ यूपीएससी के बारे में और कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी है। जो यूपीएससी है आपका वो भारत में मेरिट पद्धति का क्या है? प्रहरी है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो आपका यूपीएससी है वो भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी है। इसका मतलब यह प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर संपर्क करने में, अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती सरकार को सलाह देने से संबंधित होता है। तो मेरिट पद्धति का प्रहरी है, इतना याद रखिएगा बस। उसके बाद हम आते हैं आपके राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग वो सेम कैसे है? सेम आपका है जैसे मैंने आपको बताया यूपीएससी के बारे में, तो सेम उसी तरह ये भी है सारे नियम, लेकिन कुछ इसमें चेंजेज आ जाते हैं। जो चेंज हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें एक अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यहाँ पर नियुक्ति जो की जाएगी इसकी राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ये भी संवैधानिक संस्था है।
और उसके बाद इसमें भी है कि कितनी संख्या होगी अध्यक्ष और सदस्य की मिला के, इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इनका कार्यकाल क्या होगा, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। मैंने जैसे उसमें बताया था कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले आता है वो होता है। तो इसमें क्या आपका होगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले होगा वहाँ तक इसका कार्यकाल होगा। यदि 6 वर्ष होता है तो 6 वर्ष रहेगा, नहीं तो 62 वर्ष पहले आ जाती है, आयु उसकी हो जाती है, तो 62 वर्ष तक अपने पद पर कार्यरत रहेगा। राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका सीमित एवं सलाहकारी होती है। राज्य या लोक सेवा आयोग की भूमिका क्या होती है, सीमित और सलाहकारी होती है। उसी तरह यूपीएससी की भी भूमिका, जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसकी भी सीमित और सलाहकारी ही होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होती है। सरकार के ऊपर वो मानना होता है सरकार को। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कंडीशन में क्या है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जब राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा किया जाता है तब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। जब राज्य विधानमंडल अनुमोदित करेगा संसद से कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, 2 राज्य मिलकर, तब वो उस कंडीशन में किया जा सकता है। उसके बाद है कि इसका जो गठन किया गया है यूपीएससी का, हमारे यूपीएससी का जो गठन किया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, आप पढ़े होंगे। तो उसमें क्या है, उस व्यवस्था के अनुसार 1926 में यूपीएससी का आपका गठन किया गया था। पूछा जाता है कि यूपीएससी संघ लोक सेवा का गठन कब किया गया, तो यूपीएससी का जो गठन किया गया था वो किया गया था आपके 1926 में। किस अधिनियम के माध्यम से, भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से, क्योंकि फिर उसके बाद ही 1935 अधिनियम ही आया है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में एक बात और कही गई है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है वो संवैधानिक आयोग, एक संस्था है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग जो है वो संस्था है। संवैधानिक आयोग एक संस्था है, ना कि संवैधानिक। मतलब संवैधानिक एक जो राज्य संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है एक संवैधानिक संस्था है, ना कि संवैधानिक, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इनसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 315 है। 315 क्या कहता है कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ तथा राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 315 में किसका उल्लेख किया गया है, तो आपको पता रहना चाहिए कि संघ तथा राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 में। फिर 316 है कि नियुक्ति तथा कार्यकाल। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाएगी तथा उनका कार्यकाल कितने वर्ष होगा। तो मैंने आपको बताया कि इनका जो राज्य में होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष और केंद्र में 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। 317 में इनकी बर्खास्तगी और निलंबन के बारे में कहा गया है कि इनको कैसे हटाया जा सकता है। फिर 318 में, अनुच्छेद 318 में कहा गया सदस्य तथा कर्मचारी की सेवा शर्तों संबंधी नियम दिए गए हैं, कैसे इनको नियुक्ति की जाएगी, नियम क्या है इनके लिए प्रावधान किया गया, तो उनके बारे में है। फिर अनुच्छेद आपके 319 में है कि आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने इसमें मेंशन किया, बाकी मैंने मेंशन नहीं किया। फिर अनुच्छेद 320 में है लोक सेवा आयोग के कार्य कौन हैं। उसके बाद है कि लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, जो प्रतिवर्ष आपका ये लोक सेवा आयोग प्रतिवेदन देता है, किसको प्रतिवेदन देता है, राष्ट्रपति को देता है प्रतिवर्ष प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 323। इसके गठन का प्रावधान 315 और रिपोर्ट जो अपनी हर वर्ष देता है राष्ट्रपति को वो देता है इस अनुच्छेद के माध्यम से 323। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सबसे पहले हम अपने जो ये वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के संबंध में बनाएंगे और उसमें आपको केवल कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक आयोग जो हैं उनके बारे में हम बताएंगे पूरा डिटेल से। आप इसको करिए, पढ़िए, उसके बाद कहीं कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। और आप उसके साथ साथ क्या करते रहिए, MCQ सॉल्व करते रहिए। MCQ
जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आप कोई बुक ले लीजिए जिसमें MCQ दिया गया हो टॉपिक वाइज, तो उसको आप सॉल्व करते चलिए, देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन फंसते हैं और कितने नहीं। अगर ना फंसे तो आप हमको बताइए, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप 100% क्वेश्चन फंसेंगे। तो हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।